जरूरी है। नमस्कार। इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं असीम मिश्रा। आज इस कार्यक्रम में हम विस्तार से बात करने वाले हैं सामाजिक सुरक्षा यानी पेंशन की। जैसा कि आप जानते हैं कि केंद्र सरकार ने 24 अगस्त 2024 को यूनिफाइड पेंशन स्कीम, जिसे हम यूपीएस कहते हैं, उसका ऐलान किया था, जो कि 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी होने वाली है। ये स्कीम खासतौर पर उन सरकारी कर्मचारियों के लिए बनाई गई है जो वर्तमान में नेशनल पेंशन स्कीम यानी एनपीएस के तहत आते हैं। यूपीएस का उद्देश्य ओल्ड पेंशन स्कीम और एनपीएस के बीच बैलेंस बनाना है, ताकि कर्मचारियों को एक सुनिश्चित पेंशन का लाभ मिल सके। तो इस कार्यक्रम में हम एनपीएस और यूपीएस और पेंशन सिस्टम से संबंधित जो जागरूकता है उसको लेकर करेंगे खास चर्चा। और इस विषय पर विस्तार से बातचीत करने के लिए हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। हमारे साथ हैं पीएफआरडीए के चेयरमैन डॉक्टर दीपक मोहंती। दीपक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत इस खास कार्यक्रम में। सबसे पहले सर, आपसे मेरा यही सवाल होगा कि अगर मैं एनपीएस की बात करूं तो 2003 से लेकर अभी 2025 का साल, 22 वर्षों में इस एनपीएस ने एक लंबा सफर तय किया है, हम सभी जानते हैं। इस लंबे सफर के दौरान अगर मैं आपसे ये जानना चाहूं कि जो सेवानिवृत्ति और पेंशन योजना के प्रति जो मानसिकता है लोगों की, भारतीयों की, वो किस तरह से एनपीएस ने बदलने का काम किया है इन 22 वर्षों में। असीम जी, पहले तो मैं आपको आभार प्रकट करूंगा कि आपने अपना प्रोग्राम मेरे को शामिल किया। एनपीएस सिस्टम में 8.4 करोड़ 8.4 करोड़ 8.4 करोड़ लोग शामिल हैं। क्योंकि ज्यादातर तो एपीवाई से हैं, सो एनपीएस का आप जो बात करते हैं तो उसमें है 1.62 करोड़ पीपल आर इन्वॉल्व इन दिस। तो काफी प्रोग्रेस हुआ है, मगर हमारा जैसे पोटेंशियल को देखते हुए आगे चलते हुए, मगर हम देखें कि जो अभी जो हाल ही 3-4 साल में काफी गति प्राप्त किया है। जी जी। मगर हमारा जैसे इतना बड़ा आबादी है, 1.4 बिलियन 4 बिलियन पॉपुलेशन हमारे पास है, तो ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें शामिल हो सकते हैं। पर एनपीएस का ये खासियत है कि पहले जब देखिए कि जो पेंशन का जो बात होती है तो ये था कि वो सरकारी कर्मचारी का, आप जैसे बताया, उनके पास पेंशन होता है। जो निजी क्षेत्र में है, जो आम आदमी है, उनके पास कुछ साधन नहीं था। सो एनपीएस एक जरिया लाया कि जिसके चलते हुए कोई भी अपना पेंशन का खाता खोल सकता है। अभी देखिए, हाल ही में लास्ट ईयर में हमने जो ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर जो रिलीज किए एनपीएस वात्सल्य, इससे चलते हुए हम तो बच्चों के लिए भी उसको लागू कर लिए। कोई नया पैदाइश बच्चे के लिए भी पेरेंट्स पेंशन ले सकते हैं। हर उम्र के लोगों के लिए हो गया। हर उम्र के लोगों के लिए हो गया। सो ये चलते हुए हमको लगता है कि आगे चलते हुए और गति प्राप्त करेगी। सो एनपीएस जो है सबके लिए है, आम आदमी के लिए है। तो अभी तक जैसा कि हमने कहा कि 22 वर्षों का सफर हो चुका है, एक लंबी दूरी हमने तय की, एनपीएस ने तय किया है, पीएफआरडीए ने इसमें बहुत सारा काम किया है। कितने सेटिस्फाइड हैं आप, और लोगों का जो पार्टिसिपेशन है वो कैसे बढ़ा है, कितना बढ़ा है इन वर्षों? देखिए, पेंशन ऐसा चीज है, ये लोगों का नेचुरल चॉइस नहीं है। नेचुरल चॉइस नहीं है? हाँ, क्योंकि आप देखिए कि कोई रिटायर करना नहीं चाहता है। जो कि जवान है उस कभी सोचते हैं कि उनको हमारा जैसे ग्रे हेयर नहीं होगा, कि उनको पेंशन की जरूरत होगी। तो ये जो है कमिटमेंट है, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट है। आपको रखना है कि लोग सोचते हैं कि हाँ, मेरे को 25-30 साल के बाद क्या मिलेगा। लोगों का जो खर्चा होता है, जैसे कि उनके इनकम होता है, उसमें जो खर्चे होते हैं अलग तरह का जरूरत होता है, मगर पेंशन को लोग लास्ट में सोचते हैं। अच्छा। मगर एक्चुअल बुद्धिमानी का काम है कि पेंशन का पहले सोचना चाहिए कि आप जब नौकरी में ज्वाइन करें तो आपको रिटायरमेंट तो होना ही होना है। कभी जो भी निजी क्षेत्र में काम करते हैं, एक समय आएगा कि जब तो वो काम करने के लायक नहीं रहेंगे उसके हिसाब से, तो उसको करना चाहिए। तो क्यों जल्दी उसमें शामिल होना चाहिए? क्योंकि पावर ऑफ कंपाउंडिंग, छोटा छोटा रकम आप डालते रहिए पेंशन खाते में,
वो आगे चलते हुए बहुत ही बड़ा कॉर्पस बन सकती है। सो मगर ये जानकारी लोगों के पास पहुंचाना ये भी बड़ा चैलेंजिंग काम है, मगर हम इस पे भी कोशिश कर रहे हैं। और दूसरा हमारा जो इंटरमीडिएरी हैं, बैंक्स हैं कि पेंशन फंड है, उनको भी बोलते हैं कि जानकारी पहुंचाया जाए लोगों के पास। ट्रेनिंग एजेंसी को हमने भी शामिल किया है कि लोगों को ये जानकारी दें। सो उससे चलते हुए आगे काफी प्रोग्रेस हो रहा है। लेकिन दीपक सर, एक चीज जो देखने को मिल रही है वो ये कि जो यंग पॉपुलेशन है, जो यूथ हैं, वो उनकी अब जो सोच है एनपीएस को लेकर वो बदल रही है, इन द सेंस कि वो जल्दी से जल्दी रिटायरमेंट लेना चाह रहे हैं। उनके जो सोर्स ऑफ इनकम है वो एक से ज्यादा हो रहे हैं, कुछ उद्यमी हैं, कुछ एंटरप्रेन्योर्स हैं। ऐसे में एनपीएस को लेकर कैसे वो इसको ऑप्ट करें, वो युवा जो इस तरह की सोच रखते हैं, इसके लिए पीएफआरडीए क्या कुछ कर रहा है? आसिम जी, आपने बहुत ही अच्छा मुद्दा रखा। सो इसके लिए जो देखिए, एनपीएस तो एकदम अच्छा ही स्कीम है उनके लिए कि जो चाहते हैं, आपने सही बताया, युवा जो है कि बोले कि मैं जल्दी रिटायर करूंगा, तो आप 10 साल काम करेंगे, 35 साल 40 साल में आप उसको रिटायरमेंट करते हैं। तो एनपीएस में ऐसे नहीं कि आपको हर एक महीना कुछ पैसा डालना पड़ेगा। एनपीएस में ये नहीं है कि कोई लिमिट है, आप कुछ भी पैसा डाल सकते हैं। और इससे पेंशन कैलकुलेटर है, आप उसमें देखते हैं यंगस्टर जो है बोले मैं रिटायरमेंट में जल्दी लूंगा, तो पेंशन कैलकुलेटर चलते हुए उनसे पता लग सकता है कितना पूंजी उसमें निवेश करना है। सो उसके हिसाब से कर सकते हैं, क्योंकि आप जो युवा चाहते हैं कि अपना कुछ चीज करे, मगर ज्यादा जोखिम भरा काम करेंगे अपने प्रोफेशन, तो एनपीएस जो है कि आपको एक स्टेडी सिक्योर इनकम आपको देता है कि आपका बैक पॉकेट में है, कुछ आगे पीछे हो जाए तो ये आपके पास पेंशन मौजूद है। आप जब पैसा इनकम करते हैं उसके हिसाब से आप डालिए, तो आप निश्चित रहिए। लेकिन एक सोच जो मैं आपको थोड़ा इंटरवीन करना चाहूंगा दीपक सर, कुछ लोगों के मन में, कुछ युवाओं के मन में ये रहता है कि एनपीएस है, गवर्नमेंट का इंस्ट्रूमेंट है, उसके कॉम्पेरेटिवली गवर्नमेंट जो मार्केट में और बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, प्राइवेट इंस्ट्रूमेंट्स हैं, वो उधर ऑप्ट करना चाहते हैं बजाय कि एनपीएस। देखिए, ये तो गवर्नमेंट की स्कीम नहीं है एनपीएस जो है, बल्कि ये तो गवर्नमेंट कर्मचारी के लिए शुरुआत किया गया था, मगर उसके बाद तो जैसे मैं आपको बताया पहले कि इसको सबके लिए अवेलेबल कर दिया गया, आम आदमी के लिए। और ये मार्केट डिटरमिन स्कीम, इसमें देखिए कि ये मार्केट में पूंजी निवेश होता है, उसके हिसाब से जो आपका रिटर्न आता है उसमें दिया जाता है। ठीक है। और जो सब्सक्राइबर है उनको चॉइस है, जो चाहते हैं कि भाई मैं इक्विटी में डालना चाहता हूँ, उनके पास वो चॉइस है, क्योंकि एनपीएस में आप जाए कि आप बोले कि ज्यादा 75% ये इक्विटी में डाल सकते हैं। ये इसके बारे में थोड़ा डिटेल से बताएं, कैसे वो जाएं और कहाँ वो कैसे सेलेक्ट करें, किसको सेलेक्ट, दो ऑप्शन उनके पास होते हैं। हाँ, जैसे पेंशन का जो है कि देखिए हमारा जो चॉइस आता है, पेंशन में कोई ज्वाइन करते हैं, देखिए पेंशन ज्वाइन करना एक बार जानकारी है तो बहुत ही आसान है। ठीक है। और डिजिटल मोड में कर सकते हैं, कोई ईएनपीएस करके जाएगा तो जानिए अपने आप उसके सामने आ जाता है, तो उसके सामने जो पेंशन के चॉइस होता है, जिनको जानकारी होता है तो वो एक्टिव चॉइस कर सकते हैं। वो चाहते हैं कि वो ज़्यादा रिस्क थोड़ा ले सकते हैं, सो उससे चलते हुए वो ज़्यादा इक्विटी में पूंजी निवेश कर सकते हैं। वो जो रिस्क नहीं लेना चाहता है तो वो पूरा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में जा सकते हैं। तो आप अपना कॉकटेल बना सकते हैं। तो आपको किस तरह का इन्वेस्टमेंट, जैसे कि आपका फंड होता है, आप देखिए म्यूचुअल फंड में जैसे होता है बैलेंस फंड होता है, इसमें इक्विटी होता है, डेट होता है, तो आप अपना भी कर सकते हैं। बस जिनको ये चीज का इतना जानकारी, गहरा से जानकारी नहीं है, तो उनके लिए हमारे पास जो है कि दूसरे विकल्प हैं, जिसमें कि हम लाइफ साइकिल फंड हमने शुरू किया है। क्या है ये फंड, लाइफ साइकिल फंड? लाइफ साइकिल फंड जो है कि जैसे आप कोई इनिशियल ईयर्स कोई जवान है तो आप ज्यादा रिस्क ले सकते हैं, तो इक्विटी का प्रतिशत ज्यादा रहता है। जैसे उम्र बढ़ता है इक्विटी का प्रतिशत उसमें घटता चला जाता है। सो जो ये सब ऑटो चॉइस में रखे हुए हैं, या उसमें भी हमारा डिफरेंट कैटेगरी है। उसमें भी कोई कम रिस्क लेना चाहता है, हम उसको बोलते हैं कि LC25 की इक्विटी में 25% इन्वेस्टमेंट होता है उसमें। और कोई मध्यम टाइप का रिस्क लेना चाहता है तो LC50 स्कीम है, एंड LC75 की ज्यादा रिस्क लेना चाहता है। बट इवन LC75 में लेंगे, मगर आप 35 इयर्स का हो जाएंगे तो उसके बारे में धीरे धीरे इक्विटी का प्रतिशत घटता जाएगा, उससे और डेट का प्रतिशत बढ़ता जाएगा। इसके बारे में बहुत से जो ऑप्ट करने वाले लोग हैं, जानकारी नहीं होती, टेक्निकल चीजें हैं,
कोई जानकारी इसके बारे में वेबसाइट्स पे कि आप कैसे चूज करें, आप जिस एज ग्रुप में हैं तो आपको कौन सा इक्विटी चूज करना चाहिए, इसके बारे में कोई जानकारी? हाँ, ये तो इन्फॉर्मेशन हम देते हैं और इसका जो रिटर्न है वो भी पब्लिकली, हाँ, कैलकुलेटर है, और जो रिटर्न है पब्लिकली अवेलेबल है लोगों के पास। आप देखेंगे जैसे कि आप सरकारी कर्मचारी का बात किया, जो एनपीएस फॉर गवर्नमेंट सर्वेंट जो है वो थोड़ा कंजर्वेटिव स्कीम है, वो बैलेंस स्कीम है, उसमें इक्विटी कम है, डेट ज्यादा है, मगर वो सिंस इंसेप्शन 9.5% सालाना रिटर्न देती है। तो आप उसको कंपेयर कीजिए मार्केट रिटर्न में, तो वो काफी अच्छा रिटर्न है। और दूसरी बात जो है, ये रेगुलेटेड प्रोडक्ट है, रेगुलेटेड प्रोडक्ट होने के चलते हुए हम उसको देखते हैं कि वो ज्यादा रिस्की एसेट में नहीं जाए, तो हम फंड मैनेजर्स को हम लोग उनको सुपरवाइज करते हैं, उनको देखते हैं कि वो लिमिट में अपना काम करें। और ये बोलते हुए मेरे को खुशी है कि एनपीएस इज ग्लोबली इट्स वन ऑफ द लोएस्ट कॉस्ट पेंशन स्कीम इंडिया में जो है। तो इसका चलाने के लिए जो कॉस्ट है बहुत ही कम है। आपको जो अल्टरनेटिव मार्केट में उसका कॉस्ट बहुत ज्यादा है, इसमें वही काम आप कर सकते हैं, तो कॉस्ट बहुत कम है। तो उसका क्या फायदा होता है, उसको ग्राहक को फायदा होता है जो इसको सब्सक्राइब करता है। सो ये चलते हुए हम बहुत ही अच्छा रिटर्न देते हैं। अब देखिए कि जो इक्विटी स्कीम का भी बात करते हैं, मार्केट में थोड़ा मंदी आई, मगर वो चलते हुए भी उसका इम्पैक्ट इधर तो नहीं पड़ेगा, थोड़ा इम्पैक्ट पड़ा इक्विटी में तो है, थोड़ा इम्पैक्ट तो आएगा। वो चलते हुए भी अभी सिंस इंसेप्शन इक्विटी स्कीम सालाना 13% रिटर्न दे रही है। तो ये सब तो बहुत ही अच्छा रिटर्न है मार्केट के हिसाब से आप देखते हैं। लेकिन अब मैं यूपीएस पाना चाहता हूँ, अब चूंकि 1 तारीख से वो इम्प्लीमेंट होने जा रहा है, क्या है यूपीएस और इसके जो बेनिफिट्स हैं वो कौन लोग ऑप्ट कर सकते हैं, किसको मिलेगा, कौन इसके दायरे से बाहर है, इसके एम्बिट से बाहर है? हाँ, देखिए ये जो है यूपीएस जो है ये सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए दिया गया है। सो बल्कि ज्यादा फर्क नहीं है एनपीएस और यूपीएस से, क्योंकि ये बेसिकली एनपीएस है कि जब तक ये एक्यूमुलेशन हो रहा है, जब आप एग्जिट करते हैं, जब आपको सिस्टम से एग्जिट करना है तो आपको एक चॉइस देना है। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है वो चॉइस दे सकते हैं कि आप एनपीएस में जाएं, रहें, या आप यूपीएस में जाना चाहते हैं। तो यूपीएस में जो होगा तो उसमें एश्योर्ड रिटर्न है, कि आपको जो बेनिफिट मिलेगा, तो आपको 12 मंथ्स का आपका लास्ट सैलरी ड्रॉन जो 12 मंथ्स का है उसका 50% जो है वो आपको पेंशन के हिसाब से मिलेगा। तो ये गारंटी गवर्नमेंट देती है। सो ये क्या हो गया, बिकॉज इट इज डिफाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन, आपने पहले कॉन्ट्रीब्यूट किया, सरकार ने 10% डालते हैं आपका सैलरी में, एम्प्लॉय जो 10% डालता है वो एक्यूमुलेशन होता है, साथ साथ सरकार ने 8.5% एक रिजर्व फंड में डालते हैं। एनपीएस में भी तो आपको कॉन्ट्रीब्यूटरी है, ये कॉन्ट्रीब्यूटरी है, मगर एनपीएस में आपका जो गारंटी नहीं है। हाँ, आप जो रिटायर करेंगे आपको मार्केट के हिसाब से, आपके चॉइस के हिसाब से आप जो डाले थे उसके हिसाब से आपको जो पूंजी जो एक्यूमुलेट होगा उसके हिसाब से आपको जो रिटर्न मिलेगा मार्केट रेट के हिसाब से। मगर ये भी मार्केट में है, मगर उसके साथ एक गारंटी है, वो एक डिफाइंड बेनिफिट है। कुछ लोग चाहेंगे भाई जो भी हो मार्केट में आप जो करो, मगर हमको एक डिफाइंड बेनिफिट उसमें चाहिए कि एश्योर्ड रिटर्न उसका होना चाहिए, ये चीज होना चाहिए। सो बेसिकली गारंटी है। ये तो एक बेनिफिट हुआ, और बेनिफिट्स ये गारंटी है उसमें। सो यही मेजर बेनिफिट ये है। तो ये किसको मिलेगा कि जो सब्सक्राइबर उनको मिलेगा, और चलते हुए उनका स्पाउस जो है, उनका धर्मपत्नी है, और जो लेडी ऑफिसर हैं तो उनका हस्बैंड है, तो उनको 60% उनका हस्बैंड का जो पेंशन मिल रहा था और वाइफ का मिल रहा था, तो उनको भी 60% पेंशन मिलेगा। तो जब तक दोनों जीवित है उनको लाइफ लॉन्ग ये पेंशन मिलेगा। और दूसरी बात है कि इंडेक्सेशन है, ठीक है, कि जो जैसे कि इन्फ्लेशन बढ़ता है या घटता है, तो ये पेंशन का राशि जो है वो इन्फ्लेशन के साथ इंडेक्स्ड है। तो आप जो मार्केट में जो इन्फ्लेशन होता है उसको भी बीट कर सकते हैं। सो बेसिकली इसका जो है कि एश्योर्ड रिटर्न है। बट सबसे अहम बात इसमें जो है कि ये जो है ईपीएस ये फंडेड है, ये फंडेड स्कीम है सरकार का। सरकार ऑलरेडी पैसा डाला हुआ है, गारंटी के लिए भी गारंटी का पैसा डाला हुआ है। अनलाइक ओपीएस
व्हिच वाज नॉट अ फंडेड स्कीम। ये आपका बजट से ही पैसा चल रहा था, मगर ये आपने सब सरकार भी पूंजी डाल रही है, ग्राहक भी डाल मीन्स सब्सक्राइबर भी डाल रही है, वो आगे चलते हुए पूंजी बढ़ के मार्केट में निवेश होता है, अच्छा रिटर्न मिलता है, तो उसके हिसाब से गारंटी आता है, वो सरकार गारंटी देती है। तो अगर कोई जो एनपीएस ऑप्ट किया, एनपीएस से फिर वो यूपीएस में आ गया, और अगर वो फिर वो वापस एनपीएस में जाना चाहता है, तो इज इट पॉसिबल? नहीं, वो नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता है, क्योंकि आप जब ये गारंटी की एश्योर्ड गारंटी के लिए जो है, तो आपका जो एक्यूमुलेशन हुआ, सपोज कोई 60 साल में रिटायर करता है, जैसे कि अभी तो सरकार का रिटायरमेंट एज 60 साल है, 60 साल में आप रिटायर करते हैं, तो आपको जो एक्यूमुलेशन आप किए हैं, तो वो आपको सरेंडर करना पड़ता है, तो उसके बाद आपको ये जो एश्योर्ड पेंशन मिलती है, ये पेंशन फंड ही देंगे, मगर आपका वो जो अमाउंट एक्यूमुलेटेड हुआ, आप यूपीएससी में है तो यूपीएस में है, तो आपको कोई क्लेम इसके ऊपर नहीं है। तो मगर आपको ये एश्योरेंस है कुछ लोग की भाई कुछ भी हो, मेरे को एक एश्योरेंस चाहिए कि मेरे को इतना पैसा मिलना चाहिए। एक जानकारी मैं ये चाह रहा था सर आपसे कि अभी इसका जो AUM है, जिसमें कि गवर्नमेंट का इसमें क्या कुछ कंट्रीब्यूशन रहा है, और जो गैर सरकारी संस्थाएं हैं AUM में, दोनों का क्या कुछ? मैं जो आंकड़ा बताया नंबर के कितने लोग शामिल हैं, AUM भी चलते हुए काफी बढ़ा। सो अभी जो है 14.3 लाख करोड़, 14.3 14.3 लाख करोड़ AUM है एनपीएस और एपीवाई पे लाके, ज्यादातर तो एनपीएस का है। देखिए, जो एनपीएस का स्कीम शुरू हुआ था, ये क्या सरकारी कर्मचारी के लिए शुरू हुआ था, तो जो भी स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट में है, उनको एनपीएस में आना था। ठीक है। तो इसमें 11 लाख करोड़ लगभग ये जो है गवर्नमेंट का कॉर्पस लगा हुआ, गवर्नमेंट स्कीम का लगा, और जो बैलेंस 3.3 लाख करोड़ है, तो वो है निजी क्षेत्र का जो कॉर्पस है। मगर ये जानने की बात है कि अभी जो है, जो निजी क्षेत्र का जो नंबर है, कॉर्पस है, काफी तेजी से बढ़ रही है। जैसे मैं आपको सेटिस्फैक्टरी तो नहीं है अभी, सेटिस्फैक्टरी नहीं है, क्योंकि बहुत ही अपॉर्चुनिटी है। मैं इसमें सवाल भी आपसे पूछना चाहा कि इसको कैसे बढ़ाया जाए, कॉर्पोरेट सेक्टर का रोल जो है एनपीएस में, कैसे उसको बढ़ा सकते हैं? अभी देखिए, कॉर्पोरेट सेक्टर का जो देखिए, जो सरकार ने अभी जो इट्स अ टैक्स एफिशिएंट स्कीम आल्सो। अभी देखिए, द न्यू टैक्स रिजीम में लास्ट बजट में जो अनाउंसमेंट हुआ कि 14% का सैलरी आपका जो है, आपका एम्प्लॉयर इसमें एनपीएस में डालता है, तो ये टैक्स एग्जेम्प्ट है। मगर इश्यू है कि जैसे देखिए कि निजी क्षेत्र में जो प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर में एम्प्लॉई हैं, ज्यादातर तो ईपीएफओ में, प्रोविडेंट फंड में, ठीक है, बल्कि ये कोई जरूरी नहीं है कि वो उसमें कंटिन्यू करें, क्योंकि इसका जो स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट है कि 15,000 तक का आपको सैलरी मिलता है, तो आपको उसमें जाना चाहिए। उससे जो ज्यादा आज के दिन में तो सबको उससे ज्यादा मिलता है, तो वो चॉइस है, और एम्प्लॉयर भी जो कॉर्पोरेट है वो चॉइस दे रखी है, बट बहुत कुछ लोगों को जानकारी नहीं है, और देयर आर वेरियस रीजंस फॉर व्हिच पीपल आर नॉट मूविंग। अभी देख रहे हैं, मूव कर रहे हैं। फाइनेंशियल लिटरेसी एक बड़ी बात है कि इसका जानकारी नहीं है, बट ये जो नज जो गवर्नमेंट का है, गवर्नमेंट भी कोशिश करती है कि ज्यादा से ज्यादा लोग पेंशन में आए। उसके लिए देखिए, आपको न्यू टैक्स रिजीम में कोई सेविंग्स के लिए आपका कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, कुछ छूट किसमें नहीं है, मगर आपका कॉर्पोरेट, आपका एम्प्लॉयर एनपीएस में पैसा डाले तो 14% इज टैक्स एग्जेम्प्ट। एम्प्लॉयर के लिए भी टैक्स एग्जेम्प्ट है, क्योंकि बिजनेस एक्सपेंडिचर करके दिखाते हैं, और एम्प्लॉय के लिए भी है टैक्स एग्जेम्प्ट है। तो ये एक अच्छा साधन है। मगर जैसे आपने बताया कि इसका जानकारी बढ़ाना चाहिए, तो हम भी वो कर रहे हैं कि देखिए, हम 2 लेवल पे इसको करते हैं कि ट्रेनिंग भी करते हैं, कॉर्पोरेट के साथ हम भी बात करते हैं, और हमारा जो पेंशन फंड है उनको भी बोलते हैं कि आप कॉर्पोरेट से बात करो और एम्प्लॉय को भी ट्रेनिंग दो उनका। बट बात यह है कि क्यों नहीं आ रहे, ये वॉलंटरी है, इसमें कोई कंपल्सन नहीं है। बेनिफिट्स तो काफी हैं, बेनिफिट्स बहुत है, और बेनिफिट्स मेरा सवाल यही है कि मैं तो देख रहा हूँ कि जो शहरी क्षेत्र है वहाँ भी पेनिट्रेशन बहुत कम है, लोग उतने अवेयर नहीं है। रूरल की तो बात ही हम नहीं कर रहे, तो रूरल एरियाज में भी काफी इसका पेनिट्रेशन हो, लोग ऑप्ट करें, और इधर भी शहरी क्षेत्र में। हाँ, देखिए, 2 तरह हम कर सकते हैं। एक तो जैसे कि हम अवेयरनेस इसको फैलाते हैं, पर उसको करने का स्कोप बहुत ही ज्यादा है। मगर हम कोशिश कर रहे हैं, इंटरमीडिएट की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी चीज है जो टच पॉइंट है, द इंटरमीडिएट। आप जो ग्रामीण क्षेत्र की बात करें, तो हमने ग्रामीण क्षेत्र में देखिए, जो हमारा अटल पेंशन योजना है, उसको
जो रीजनल रूरल बैंक्स हैं बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। तो अभी हमने उनको बोला कि आप एनपीएस भी करो। सो रूरल क्षेत्र में जो है कि अटल पेंशन योजना में जो है जो मैक्सिमम पेंशन आपको मिलेगा 5,000। कुछ लोग बोलते हैं 5,000 का इतना वैल्यू नहीं रहेगा 20-25 साल के बाद, तो उनको आप एनपीएस दीजिए। जो लोगों के पास थोड़ा सक्षमता है तो वो एनपीएस में आ सकते हैं। और एनपीएस भी रूरल क्षेत्र के लिए भी अच्छा है, क्योंकि एग्रीकल्चर में तो आपका रेगुलर इनकम नहीं होता है। साल में आप एक बार पैसा डाल दें, 2 बार डाल दें, वो काफी होता है आपको पेंशन देने के लिए। सो उसी जो इंटरमीडिएट के थ्रू भी हम लोगों के पास डायरेक्टली रीच करना चाहते हैं। मीन्स वो कोशिश भी है। वर्कशॉप्स भी किया जा सकता है पीएफआरडी की तरफ से रूरल एरियाज में, बैंक्स में, जहाँ लोग आ रहे हैं, जहाँ फुटफॉल्स है, वहाँ लोगों को अवेयर किया जा सकता है। हाँ, वो भी करते हैं, बट देखिए हमारा कैपेसिटी भी लिमिटेड है। तो मगर हम ये करते हैं कि एसएलबीसी है कि कुछ बैंकों के साथ हमारा आउटरीच करते हैं, तो हमारे जो ऑफिसर्स हैं, स्टाफ हैं, वो भी जाते हैं फील्ड में, कभी बात करते हैं। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये कि जो डेमोग्राफिक चेंजेस अभी हो रहे हैं इंडिया में, हम सभी उसको देख रहे हैं, और जो सोशियो इकोनॉमिक जो फैब्रिक से जो स्ट्रक्चर है वो भी चेंज हो रहा है लगातार। ऐसे में जो सेवानिवृत्ति के पेंशन के जो फंड्स हैं, जो स्कीम्स हैं, उसमें पीएफआरडी किस तरह से लोगों को और अवेयर करे, लोगों तक पहुंचे, ताकि उसको उस पूरे सोसाइटी को कैटर किया जा सके। नहीं, एकदम आपने सही बताया, क्योंकि इंडिया का जो है अभी अपॉर्चुनिटी है 20-25 साल यंग, अब यंग पॉपुलेशन, तो हमारा ग्रोथ जो है उसमें से जो यंग पॉपुलेशन ही ये उसको ड्राइव करती है। मगर आगे चलते हुए अभी देखिए एवरी 10th पर्सन इज ओवर 60 ईयर्स ऑफ एज, ये रिटायरमेंट ऑफिसर। आगे 25 साल चल के मिडिल ऑफ द सेंचुरी हम देखें कि एवरी 5th पर्सन वुड बी ओवर 60 ईयर्स। तो फिर उनको तो पेंशन का तो जरूरत है, तो उसका प्रबंध अभी हम नहीं करेंगे तो आगे चलते हुए बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। सो ये जानकारी देना बहुत जरूरी है। ये जानकारी हम लोगों के पास पहुंचाते हैं, और लोग अब तो थोड़ा सेल्फ इनिशिएटेड करके करना चाहिए। अवेयरनेस थोड़ा बढ़ रही है। हाँ। अभी लोग थोड़ा पेंशन की तरफ देख रहे हैं कि कुछ रिटायरमेंट करें, अवेयर बढ़ा है, इसलिए लोग अवेयरनेस बढ़ा है। वो दूसरी बात है, लॉन्जिविटी भी बढ़ रही है। सो आगे अभी कोई 65 में है तो वो भी 18 साल और ज्यादा जीने का उनकी उम्मीद है। आगे चलते हुए ये भी लॉन्जिविटी भी बढ़ जाएगी, तो आपका रिटायरमेंट का जो अवधि रहेगा वो ज्यादा रहेगा। तो आप अभी प्रावधान नहीं करेंगे तो फिर बहुत लेट हो जाएगा चलते हुए। ऐसे में लास्ट क्वेश्चन सर, नेक्स्ट 5 इयर्स के लिए पीएफआरडी का क्या कुछ विजन है, क्या जिससे वो आगे बढ़ना चाह रही है? नहीं, इसमें है कि हम ज्यादा से ज्यादा प्राइवेट सेक्टर को शामिल करें, प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर को और इंडिविजुअल। इसमें जो अलग बात है, इसमें जो है इंडिविजुअल, तो देखिए कोई तो इतना लो इनकम की वर्ग है कि उनके पास साधन नहीं रहता कि इसका आने के लिए, मगर जिनके पास साधन है वो भी नहीं आते। कि जैसे आप देखिए कि प्रोफेशनल्स जो है कि लॉयर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, स्मॉल बिजनेस ये तो कर सकते हैं, प्रोफेशनल्स ये तो कर सकते हैं। और दूसरी बात है कि इनफॉर्मेलिटी इन द लेबर मार्केट में जो होता है, देखिए अभी जो गिग वर्कर्स हैं, उनके पास क्या साधन है? प्लेटफॉर्म वर्कर्स हैं, कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर्स हैं, उनके पास कुछ कोई साधन नहीं, तो उनको कैसे हम शामिल करें? सो ये करेंगे तो आगे चलते हुए आंकड़ा बहुत ही बढ़ेगा, नंबर ही बहुत बढ़ेगा। सो हमारा फोकस इसके ऊपर है कि जो इनफॉर्मल सेक्टर है, अभी देखिए 80% हमारा जो काम करते हैं इनफॉर्मल सेक्टर, तो उनको कैसे शामिल किया जाए। वो दूसरी बात है, मोर एंड मोर वीमेन कमिंग इनटू द फोल्ड। कि देखिए दूसरी बात है, पेंशन तो वीमेन को जरूरत ज्यादा होता है, और जो होते हैं उनका लॉन्जिविटी मेल से ज्यादा होता है, तो पेंशन का जरूरी ज्यादा होता है। सो ये सब हम कोशिश करते हैं। उसके लिए जो वो अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए, देखिए हम बच्चों के लिए शुरू करते हैं अभी एनपीएस वात्सल्य, वो चलते हुए वो काफी गति पकड़ा हुआ है। लास्ट 5-6 महीने में इस साल अभी तक 1 लाख से ज्यादा बच्चे शामिल हो गए इसमें। सो मुझे लगता है कहीं ना कहीं गवर्नमेंट चैनल के थ्रू भी, प्रेस के थ्रू, मीडिया के थ्रू, और आप लोग के जो वर्कशॉप्स होते रहते हैं उसके थ्रू अवेयरनेस अगर इसको सोसाइटी में फैलाया जाए, तो मुझे लगता है कि काफी ज्यादा लोग एनपीएस को ऑप्ट करेंगे। और ये उन्हीं की भलाई के लिए है कि जब आप ग्रे हेयर होंगे, मतलब जब आप 60+ हो जाएंगे, तो उस दौरान आपको एक गारंटेड इनकम चाहिए, और कहीं ना कहीं एनपीएस
इसको कैटर करने का काम कर रहा है। इसलिए जो लोग इस कार्यक्रम के जरिए, सर का भी कहना है और हमारी भी ये कोशिश है कि जो लोग अभी तक नहीं जुड़े हैं एनपीएस से या फिर अब यूपीएस हो जाएगा तो उससे जुड़े, क्योंकि ये आपके फायदे के लिए है। आपके रिटायरमेंट के बाद की ये सारी चीजें हैं, उसका ध्यान आपको अभी से ही रखना होगा। तो ये इस कार्यक्रम के जरिए एक संदेश है। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, समय इतना ही है। धन्यवाद इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और इतनी महत्वपूर्ण बातें हमारे साथ साझा करने के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। This program was sponsored by National Pension System